on this online platform. Really, it is nice meeting that has been bestowed by Dr. Shilpi Chauhan through this platform, and I join and deliver some content that is based on my long experiences as a researcher or research methodologist, especially in field of education. क्योंकि आप लोगों की कल बहुत से बच्चों की डिमांड और बहुत से टीचर्स की डिमांड हिंदी में भी, तो इट इज़ बेटर कि बात मिक्स्ड करेंगे, परंतु हिंदी में कोशिश करेंगे कि बात करें। जहाँ तक एडवांस टूल्स एंड टेक्निक्स की बात होती है, बजाय बुकिश कंटेंट आपको मैं देने के, आई एम मीन्स यू टेक योर जर्नी विद मी as I share my own experiences, long experiences. What general people suggest, what are the tools and techniques, and how they means treated this topic, because this is आप सभी लोग जानते हैं कि उपकरण या यंत्र और तकनीकी ये एक कल मैंने सैम्पलिंग के बारे में बताया कि दैट इज जस्ट लाइक ए स्पाइन ऑफ द रिसर्च। रीड के हिंदी के तरीके से होता है, ओनली गुड सैंपल इज लीडिंग द गुड रिसर्च और गुड रिजल्ट्स एज वेल एज द गुड जनरलाइजेशन। सामान्यकरण भी अच्छी तरीके से हो सकता है, अच्छा सैंपल है, और सामान्यकरण के साथ साथ उसके जो इंटरप्रिटेशन है डेटा का और डेटा का कलेक्शन है वो भी बहुत अच्छी तरीके से होता है। और हर एक चीज़ की यही ख्वाहिश होती है, आप कहते हैं ना कि मीन्स अगर प्रारंभ अच्छा है तो उसका अंत भी अच्छा ही होगा। वो फिनोमिना भी रिसर्च के अंदर भी कुछ फिनोमिना। तो इस तरीके से आई अगेन वेलकम ऑल द पार्टिसिपेंट्स दैट यू आर शेयरिंग विद मी विद माय एक्सपीरियंसेस। जहाँ तक टूल्स एंड टेक्निक्स की बात होती है, बहुत शब्द हैं। हेलो। और कस्टमरी आप अपने प्रोजेक्ट में डिसर्टेशन और थीसिस में इसको थर्ड चैप्टर के अंदर जहाँ मेथोडोलॉजी ऑफ द रिसर्च लिखते हैं। अच्छा, थैंक यू। और या कुछ यूनिवर्सिटीज़ में प्रैक्टिसेस है कि आप जहाँ फर्स्ट चैप्टर में लिखते हैं या सिनॉप्सिस में देते हैं, तो टूल्स एंड टेक्निक्स का अलग से एक लॉन्ग ब्रीफ आपको इंडिकेशन देना होता है। और उस ब्रीफ इंडिकेशन में अगर आप खुद जानते हैं, जो रिसर्च कर चुके हैं और जो रिसर्च के अंदर नए हैं, वो जानने की कोशिश करें कि आप पूरा लिखते हैं कि टूल्स क्या है, उसके अंदर की टेक्निक्स आप क्या इस्तेमाल करेंगे, और उन टूल्स से आपको किस तरह के आंकड़े या प्रदत्त प्राप्त होंगे। और साथ ही साथ ये भी आप जानने की कोशिश करते हैं कि उनसे जो प्रदत्त प्राप्त होंगे उनके अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स आप इन्वॉल्व करेंगे, और करने के बाद उनके आप करेक्ट डिसीज कई बार देते हैं कि उनका विश्वसनीयता इतनी है, उनकी वैधता इतनी है, उनका ऑब्जेक्टिविटी इतनी है, और उनका मीन्स उनकी यूनिवर्सलिटी मीन्स जन सामान्यकरण उस का इतना है। ये सब बातें भी आप बताते हैं। कई बार ये भी बात बताते हैं कि ये कब डेवलप हुआ, कितना पुराना है, और उसके साथ साथ आप नॉर्म्स बताते हैं किस उम्र के बच्चे के लिए जिसको आप एज नॉर्म कहते हैं, किस उम्र के किस ग्रेड के बच्चे के लिए जिसको आप ग्रेड नॉर्म कहते हैं। और साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि ये किस तरह की पॉपुलेशन के लिए, इस जोग्राफिकल पॉपुलेशन में इस जनरली मैं टीचर्स को देखता हूँ जब मैं बात करता हूँ, तो आई एम लिटिल बिट रेडिकल पर्सन इन दिस सेंस, ज़्यादातर बिकॉज मैं यहाँ आगरा शहर का रहने वाला हूँ, और आगरा शहर में ऐसा शायद ही कोई नॉर्थ इंडिया में ऐसा हुक एंड कॉर्नर होगा जो भार्गव पब्लिकेशन को नहीं जानता, या जहाँ तक भार्गव पब्लिकेशन का पहुँच नहीं है। और जनरली मेरे यहाँ भी और दूसरी जगह भी मैं देखता आ रहा हूँ कि टीचर्स क्या करते हैं कि भार्गव पब्लिकेशन का है जो लाइब्रेरीज में आता है, कई बार वो प्रिंसिपल्स के पास आता है, कई बार इंस्टीट्यूट्स में भी आते हैं जो उनके लोग ले जाते हैं या लाते हैं। आप क्या करते हैं कि उसमें से टूल्स देखते हैं कि 2023 में कौन सा डेवलप कर लिया, 2024 में कौन सा डेवलप कर लिया, 2021 में कौन सा डेवलप कर लिया, और उस वेरिएबल को अपने रिसर्च के अंदर रखते हैं। और बड़ा संतोष की सांस आप खींचते हैं कि अरे टूल तो हमको बना हुआ मिल गया, बट देयर इज नो प्रॉब्लम कि टूल का सिलेक्शन करने का नहीं होता है। आप उस टूल के वेरिएबल को अपने रिसर्च के टॉपिक में रख देते हैं और आपका रिसर्च का टॉपिक उससे बना लेते हैं। और मतलब कहने का तात्पर्य है, पहले आप उस टूल की बुकलेट को पलट के देखते हैं, जैसे कि रामचरितमानस हो, और उस टूल में से देखते हैं कि कौन सा टूल विवेक भार्गव या फलां भार्गव ने बना दिया, उस टूल को आप इस्तेमाल कर लेते हैं। क्योंकि अब हम लोगों की है कि वी आर द शॉर्टकट पर्सन्स ऑल द इंडियंस, और दूसरी बात ये होती है कि यहाँ मतलब आराम से हमारा काम हो जाए।
आप ये समझते हैं कि टूल जिसको मतलब पका हुआ खाना मिल जाए तो इससे बेस्ट बात क्या हो सकती है। तो आप टूल को कई बार इतने कैजुअली लेते हैं कि जो उसका उसका जो अस्मिता है वो खत्म समाप्त हो जाती है, मृत प्राय हो जाती है। आप ये नहीं देखते कि आपका रिसर्च अनुसंधान क्या है, रिसर्च आपका अनुसंधान किस क्षेत्र के लिए है, किस उम्र के बच्चों के लिए है, आप कौन सी वेरिएबल्स को टेस्ट करना चाहते हैं, वो वेरिएबल्स वास्तव में सांगोपांग उस चीज़ का इवेल्युएट कर रहा है या टेस्ट कर रहा है जिसकी आपको आवश्यकता है या नहीं, उन सब चीज़ों को नकार देते हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य है इस देश का। और फिर हम उम्मीद करते हैं कि हमें रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिले या रिजल्ट्स हमारे मन मुताबिक नहीं मिले या रिजल्ट्स हमको मतलब उतने उपयुक्त एडिक्वेट नहीं मिले जितने कि हम चाहते हैं, या हम उन रिजल्ट्स का जनरलाइजेशन नहीं कर सकते। इसलिए टूल क्या है, टूल किचन के यंत्रों की तरीके से है। आजकल आप कोई भी एक मिडिल क्लास की भी किचन देखें तो मेरे ख्याल से उसमें ज़्यादा नहीं तो मतलब मैं उसको ज़्यादा एक्सग्रेट ना करूँ, बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति ना करूँ, तो मुझे लगता है कि लगभग 20-30 तरीके के कम से कम कुछ हर किचन में होते हैं। माइक्रोवेव से लेकर चिकन तक से लेकर हैंडलिंग इंस्ट्रूमेंट्स तक, और तरह तरह के पैंस होते हैं, तरह तरह के फ्राई पैंस होते हैं, तरह तरह के कुकिंग वेयर्स होते हैं। तो और हर कुकिंग वेयर को आप हर अलग किस्म की चीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लेडीज़ इस बात को समझ सकती हैं, पर मुझे भी थोड़ा सा किचन से जो खाना खाता है उसको भी किचन से प्यार होना चाहिए, मुझे भी प्यार है। तो टूल्स होते क्या है, टूल्स किचन के वेयर्स की तरीके से हैं। और जैसे किचन के हर टूल को, हर यंत्र को हम एक खास मकसद के लिए यूज़ करते हैं, खास चीज़ के प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं, और इसमें जितनी भी सूत्रहनियाँ होती हैं उनको याद आता है कि हमें पर्टिकुलर आइटम या पर्टिकुलर रेसिपी बनानी तो हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व करेंगे या होंगे, या हमें और कोई चीज़ बनानी तो हमें क्या काम करना होगा। उसी तरीके से एक अनुसंधान करता कि अपने का उतना ही आत्मीय ज्ञान होना चाहिए जितना एक सुगृहिणी को अपने किचन के वेयर्स का ध्यान होता है। एक छोटी सी बात है, इसलिए कई बार अगर हम कहते हैं तो ये टूल्स क्या है, एक दूसरी उपमा भी इन टूल्स को दी जाती है। दीज आर जस्ट लाइक कारपेंटर्स बॉक्स। टूल्स क्या है, कारपेंटर्स बॉक्स में आप आज भी कारपेंटर की काफ़ी मॉडर्नाइज कारपेंट्री हो गई है, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स भी आ गए, किचन में भी आ गए। फिर भी आप देखें जब कोई बॉक्स लाता है अपना तो उसमें मेरे ख्याल से 20-50 तरह के छोटे बड़े टूल्स होते हैं जिनको वो हर प्लेस के ऊपर यूनिक वर्क के लिए यूनिक टेक्निक के से इस्तेमाल करता है। ये चीज़ शायद आपकी समझ में आ जाए कि इसका तात्पर्य होता है कि एक हम टूल को पहले सेलेक्ट करके या टूल को पहले अपने ध्यान में वेरिएबल्स नहीं बना सकते, हम टॉपिक नहीं बना सकते, रिसर्च नहीं कर सकते। हमें ये आवश्यकता होती है हमारा रिसर्च के पहला उद्देश्य क्या है और उद्देश्य के लिए हमारे टूल उस उद्देश्य को संतुष्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। पर कई बार हम किचन में जैसे अनेकानेक स्वाद की हम चेष्टा करते हैं कि हमें बहुत स्वादिष्ट चीज़ें मिल जाएं या व्यंजन मिल जाएं, पर शायद फूड के अंदर शायद स्वाद नहीं आता क्योंकि टंग उसमें इन्वॉल्व नहीं होती। शायद इसलिए हम कैजुअली मतलब वर्क फॉर द सेक ऑफ द वर्क की तरीके से हम काम करते हैं। और ये बहुत बड़ी असंगति है और बहुत बड़ी मीन्स व्युत्पत्ति, गलत व्युत्पत्ति है जो अनुसंधान के क्षेत्र में प्रकट होती है। और खास तौर से त्रुटिपूर्ण व्युत्पत्ति बहुत देखता हूँ। तो ये वाली बात होती है। तो अगर आप नवीनता लाना चाहते हैं, कोई चीज़ करना चाहते हैं, जैसे कि आपको अपना खाना बना के और नई चीज़ की रेसिपी तैयार करके जैसे सुख का अनुभव होता है और खिलाने वाले की प्रशंसा सुन के जैसे आपको उन्माद और या उन्मत्त होते हैं, उसी तरीके से एक फूड को अगर खुद बनाया जाए तो उतनी ही उसमें मुक्तता होती है, उतना ही सौहार्द होता है, उतना ही सुखद अनुभव होता है। हमेशा जो कहा जाता है कि अपने हाथ की बनाई हुई कोई भी चीज़ अगर सुंदर बनती है तो उससे बड़ी चीज़ कोई नहीं होती। इसलिए मैं तो एक हिदायत हमेशा देता हूँ कि हमेशा टूल को आप बुकलेट्स में या भार्गव या मानसाइन के पब्लिकेशंस में पढ़िए, टूल को अपनी आवश्यकता के हिसाब से, अपने सैंपल के हिसाब से, अपने डेटा और पॉपुलेशन के हिसाब से खुद बनाइए। और तो जो स्वनिर्मित टूल होता है
वो आपकी आकांक्षाओं पे खरा उतरता है, वो ज़्यादा विश्वसनीय होता है, वो ज़्यादा उद्देश्यपूर्ण होता है, वो ज़्यादा वैध होता है और साथ ही साथ उसके अंदर सामान्यीकरण की जो शक्ति होती है वो बहुत कई गुना बढ़ जाती है। ये मेरा कहने का तात्पर्य। अब ये दो शब्द है, ये बात तो आप कहें कि टूल का सिलेक्शन हमें कैसे और क्यों और कहाँ से करना चाहिए, इसलिए वो बैड प्रैक्टिस है कि जब आप टूल को किताबों के अंदर जोड़ते हैं, जो ये इनकी आलोचना यहाँ पे करता हूँ कि ये बहुत ही आप कहने चाहिए कमर्शियल टूल्स कहलाते हैं। कमर्शियल टूल्स इनका मतलब है कि इसके अंदर तीन तरह के टूल्स हैं। एक तो टूल्स वो है जो सन 60 में बने थे, कभी रिनोवेट नहीं हुए, जैसे जलोटा टूल्स, जैसे कुछ टूल्स, गिलफोर्ड के टूल्स जो 60s में बने थे, इन लोगों ने ले लिए और या उनका कॉपीराइट खत्म हो गया, ये लोग पब्लिश करते हैं और आप समझ सकते हैं किसका, गिलफोर्ड का है या फलां चीज़ का है या साइमन बिनी का है, तो आप उन टूल्स को इस्तेमाल कर लेते हैं। पर ये टूल्स आउटडेटेड टूल्स हैं क्योंकि इतनी औकात, इतनी शक्ति, इतना इन्वेस्टमेंट इन कमर्शियल लोगों के पास नहीं है। ये उन टूल की शक्ल और पब्लिकेशन का बुकलेट चेंज करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। एक बात है। दूसरी तरह के टूल उनके पास वो होते हैं जो टूल्स ये आप 60 का डिकेड हमारा टूल डेवलपमेंट, आप एक टूल डेवलप कीजिए और आपकी पीएचडी हो जाती है। सन 60 के डिकेड 60 और 70 में ये था। तो जितने भी जलोटा का टूल्स है और जितने भी इंटेलिजेंस टूल्स है, क्रिएटिव टूल्स है, बाकर मेहदी का मीन्स क्रिएटिविटी टूल्स है, टॉरनाइंस का भी क्रिएटिविटी टूल्स है, ये सभी टूल्स जो 60-70 में बने, ये पीएचडी के प्रोडक्ट थे। पहले ये पीएचडी ऐसे ही होती थी कि आप कोई टूल, बढ़िया सा टूल बनाइए जो उस समय टूल्स और टूल को रिलायबिलिटी, उनके नॉर्म्स सेटिस्फाई कीजिए और ये टंडन का टूल है, ये सब टूल्स जो थे पीएचडी प्रोडक्ट है, तो लोगों ने पीएचडी की और अपने टूल्स को छपाए। पर आप क्या इस मसले 60-70 का जो IQ है वो आज के बच्चे का IQ दोनों मैच करते हैं? शायद मैच नहीं करते। सिर्फ किताबें बदल जाती हैं। 60-70 का जो बच्चा पैदा हो रहा था, आप जानते हैं कि डेवलपमेंटल, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट या डेवलपमेंटल फेजेस के नॉर्म्स एक जैसे होते हैं। बच्चा कब उठना सीखेगा, कब बोलना सीखेगा, कब उसका IQ टेस्ट कर सकते हैं, कब उसके इमोशंस डेवलप होंगे। पर फिर भी आज का बच्चा कंप्यूटराइज्ड बच्चा है, मोबाइल एज का बच्चा है, वो बहुत जल्दी मीन्स चीज़ों को कैच कर रहा है। बहुत चीज़ें, कई बार ये भी कहते हैं, पहले तो ये कहावत थी कि पढ़े लिखे बच्चे आते हैं, ये बहुत जो बच्चा बहुत ही डायनामिक सा लगता था या मीन्स अच्छे रेस्पॉन्स देता था पैदा होने के 6 मंथ्स के अंदर, उनको कहते थे ये भगवान के चिते हुए आते हैं। और तो आजकल तो ज़्यादातर बच्चे जब तक उसके साथ कोई अनोमलीज नहीं है या मदद के साथ कोई अनोमली, ज़्यादातर बच्चे बड़े मन स्वस्थ, संपन्न और मेडिकली वेल अपग्रेडेड चिल्ड्रन आते हैं और निचले उनका IQ डेफिनेटली उस IQ के लेवल से डिफरेंट होता है। तो वो टूल्स आज आपके काम नहीं करेंगे। यही बात क्लासरूम्स के ऊपर भी लागू है। आपके समय के क्लासरूम्स और आज के क्लासरूम्स में जमीन आसमान का अंतर है। आजकल वो न्यू टेक्नोलॉजी से बढ़ने, इसलिए इसमें एक शब्द इस्तेमाल है एडवांस टूल्स एंड टेक्निक्स। एडवांस मीन्स जो टूल्स इन किताबों में दिए होते हैं वो आउटडेटेड टूल्स हैं। आप जब भी अमेरिकन और ब्रिटिश स्टडीज पढ़ेंगे तो आपको थाउजेंड्स टाइप का टूल्स, बड़े बड़े नए टूल्स होंगे। हम उन टूल्स को यूज़ करने में बिल्कुल भी परहेज नहीं करते। उन टूल्स को आप अडॉप्ट कीजिए, अनुकूलित कीजिए अपने देश के हिसाब से। उन टूल्स को इस्तेमाल कीजिए। अनुकूलन करने का बहुत सरल तरीका है। उनकी लैंग्वेज को रिफाइन कीजिए। लैंग्वेज को रिफाइन करने से तात्पर्य है उनको अपनी लैंग्वेज में अनुदित कीजिए। ट्रांसलेशन का तात्पर्य सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं है, अपनी बोली भाषा में ट्रांसलेट कीजिए। उनके आइटम्स के अंदर गड़बड़ कीजिए। चौथी बात यह है कि उनका जो सीक्वेंसिंग है उनको आप दोबारा अरेंज कीजिए। आप देखिए कि आप जिस बच्चे के ऊपर या जिस पॉपुलेशन के ऊपर टेस्ट को देने जा रहे हैं वो उन आइटम्स को अच्छी तरीके से ग्रास्प करता है। उन शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना हम टाइम बार भी होता है कि हमें टाइम ऐसा देना चाहिए कि बच्चा या कोई भी स्टूडेंट उठता ना जाए। आप क्या करिए, कोई भी बड़ा हुआ है। कई बार आप भी पीएचडी करते हैं, हम भी बहुत पीएचडी करा चुके हैं। होता क्या है कि जब उन स्कूलों को हम अपने सैंपल में बताना भूल गया था, सैम्पलिंग में क्या करते हैं, जो जिस टीचर को हम जानते हैं उस टीचर को 100 बुकलेट्स या क्वेश्चनेट्स पकड़ा देते हैं और उनसे कह देते हैं हमें भरवा के दे देना। मीन्स हम लिखते कुछ और हैं मेथोडोलॉजी में,
या सैम्पलिंग डिजाइनिंग में, और हम करते कुछ और। मीन्स रिसर्चर की करनी और करनी में बहुत अंतर होता है। मैं इस बात में विश्वास जरूर करता हूँ कि अभी भी हमारा इंडियन जो सिस्टम है या इंडियन जो रिसर्चेस हैं, उसके लिए जो रेस्पोंडेंट है, जो उत्तरदाता है, वो अभी अच्छी तरीके से तैयार नहीं है। वो भी उत्तर टिक 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 करके देता है। अगर आपके 100 या 50 क्वेश्चन है तो वो बिना पढ़े उनमें टिक टिक करता है। अगर वो 5 पॉइंट या 3 पॉइंट स्केल के ऊपर है वो भी करता है, वहाँ भी लापरवाही होती है। पर जब आप किसी टीचर को या किसी भी प्रिंसिपल को जो आपका परिचित है उसको भरवाने देते हैं और आप सैम्पलिंग डिजाइनिंग में कुछ और तरीके से इन्यूमरेट करते हैं, तो नेचुरली आप जानिए, आप पिज्जा बनाने किचन में चले तो बन गया, मीन्स पाव बन गया या और कुछ बन गया, वो उस तरह की सिचुएशन होगी। आप किस चीज़ को किसके ऊपर सामान्यकरण करें, ये बड़ा दुर्भाग्य है चीज़ का। तो दूसरा दुर्भाग्य सैम्पलिंग के साथ होता है और तीसरा दुर्भाग्य इस टूल सिलेक्शन के अंदर होता है। और ये टूल सिलेक्शन टूल, अगर आप इसको ऐसे समझिए, अगर आपके हाथ में कोई गलत टूल है, मीन्स चिमटे का काम चिमटा ही कर सकता है, चिमटी नहीं कर सकते जिसको आप छोटी छोटी चीजों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत छोटा सा मोटा सा एग्जाम्पल है। माइक्रोवेव का जब तक आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, जब उसकी चीज टाइमिंग का और गर्म करने का और आप उन चीजों को कितने टेम्परेचर तक ले जाना चाहते हैं, उसका पूरा अच्छा आपके अंदर स्किल नहीं है। इसका मतलब उनके साथ हमें जो सप्लीमेंट्री जो उसके ऑपरेट हेलो सर, हेलो सर, आर यू देयर? हेलो sir, are you there? Your voice is not audible. Sir, sorry for inconvenience. I am trying to contact him. Please give me a time. I'll just update you. Shit. और कुछ टूल्स ऐसे होते हैं, या साइकोलॉजी और एजुकेशन के कुछ ज्यादा के टूल्स ऐसे होते हैं, सोशल साइंस, साइकोलॉजी एजुकेशन नहीं कह सकता मैं, सोशल साइंस में ऐसे होते हैं जहाँ हमें टेक्निक्स की आवश्यकता होती है। आप फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चनर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपने आंख भी खुली रखेंगे, कान भी खुले रखेंगे, टाइम स्लॉट भी खुला रखेंगे, और साथ ही साथ उसके अंदर इंस्ट्रक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी प्रशासन के इंस्ट्रक्शंस होंगे उनको भी रिजिडली आप फॉलो करेंगे। तो काम करता है जब हम क्वेश्चनर या शेड्यूल देते हैं और अपनी आंखों को फाड़ फाड़ के दूसरे के हाव भाव को हम नोटिंग करते हैं या डेप्थ इंटरव्यू करते हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन टेक्निक हो जाता है। और ये ऑब्जर्वेशन एक
विजिलेंट कंप्रोमाइज भी होता है विद इन द टेस्टर एंड टेस्टिंग, दोनों के अंदर विजिलेंट। ऐसा नहीं है कि टेस्टर ही देख रहा है अपने रेस्पोंडेंट को, रेस्पोंडेंट भी टेस्टर को देख रहा होता है। तो एक रैपर्ड फिटिंग कह लीजिए ऑब्जर्वेशन, या एक जिसको कहते हैं आंखों में आंखें डाल के देखना, या आंखों में आंखें डाल के घूरना, जिससे कि उनके अंदर एक रैपर्ड भी बने, शंका का समाधान हो और आपके उत्तरों का, आपके प्रश्नों के उत्तर, आपको यथेष्ट उत्तर आपको मिल सके। ये सब की बातें हैं। तो इसलिए टूल्स क्या है? टूल्स एक पूर्व में प्रिपेयर यंत्र है जिनको हम जो कहते हैं इस्तेमाल कर लेते हैं। टेक्निक वो फाइन स्किल्स है, कुछ टेक्निक सीधे होती है, कुछ टेक्निक फाइन स्किल्स होती है जिनको इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, आप जब अब बुकिश करना चाहूँ या बताना चाहूँ, आप लोगों की किताबें लिखा होता है सब्जेक्टिव टूल्स, ऑब्जेक्टिव टूल्स एंड प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, इस तरीके से, और सिचुएशनल टेस्ट, इस तरीके से 4 भागों में ज्यादातर हिंदी की किताबों में ये एन्यूमरेशन होता है टूल्स का। तो सब्जेक्टिव टूल्स की जब बात करते हैं, वो टूल्स होते हैं जिनमें हम रेस्पोंडेंट से डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं, रेस्पोंडेंट उत्तरदाता से प्रश्न पूछते हैं, और इसमें पूरी सब्जेक्टिविटी होती है। सब्जेक्टिविटी किसकी होती है? टेस्टर की सब्जेक्टिविटी होती है। वो अपनी तरफ से, मतलब रेस्पोंडेंट क्या कहता है, क्योंकि हम अगर आप जानते हैं कि सामने वाला आंखें अगर खोल के देखेगा, नाक तोड़ेगा या कोई टिप देगा बच्चे को या रेस्पोंडेंट को, तो उसका असर उसके ऊपर भी होता है जब हम प्रश्न पूछते हैं। तो हमारे जो इमोशंस हैं, हमारे हाथ भाव में, हमारे पॉस्चर्स में, हमारे चेहरे पे आने वाले जो भी भाव हैं, वो सब सामने वाले को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये सब चीजें सब्जेक्टिव होती है। दूसरी ये बात सब्जेक्टिव इसलिए भी कहे जाते हैं क्योंकि कई बार आप अगर फ्रॉइडियन थ्योरी को अच्छी तरीके से जानते हैं तो आपको मालूम होगा कोई भी ये क्वेश्चन, जितने भी सब्जेक्टिव टेक्निक्स होती हैं, टेस्टर अपने लिए होशियार करता है। ये सिर्फ आप बायर और सेलर जैसा संबंध होता है। बायर क्या कहता है, अगर सब्जी भी खरीदने जा रहे हैं तो मैं सबसे बेस्ट सब्जी सबसे कम दामों में खरीदूँ, बायर का ये एटीट्यूड होता है। सेलर का क्या होता है, मैं सबसे ज्यादा ऊंचे दामों में सबसे गंदी सब्जी खरीदूँ, किसी भी। ये भी संबंध यहाँ पे टेस्टर और टेस्टी के बीच में होता है। तो टेस्टर भी नहीं देख रहा होता, टेस्टी भी देख रहा होता है, जिसमें जो उत्तरदाता वो भी देख रहा होता है आपके क्वेश्चन को, और दूसरा उसके अंदर जो क्या चल रहा होता है। मैं रोगिन का एग्जांपल दे रहा था। रोगिन क्या कहता है कि आपके जो टॉप सीक्रेट्स होते हैं, जो इमोशंस में अंडरलाइन सीक्रेट्स होते हैं, जो गुप्त भावनाएं होती हैं, गुप्त इच्छाएं होती हैं, और या गुप्त नरेशंस होते हैं, उन तक आप किसी को एक्सेस नहीं देता। वो किसी भी उम्र का बालक हो, प्रौढ़ हो, बुजुर्ग हो, वो उन तक नहीं देता, उन तक नहीं जाना चाहता। पर साइकोलॉजिस्ट में काउंसलर या हम टेस्ट के माध्यम के थ्रू क्या करते हैं, हम उन फीलिंग्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। जो on the part of the tester, on the part of the receiver। जैसा फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है, जब हम प्रश्न देते हैं तो नेचुरली प्रश्न की लैंग्वेज, प्रश्न की भाषा, प्रश्न की डिस्टेंस और प्रश्नों का तालमेल, ये सब प्रश्न को इन्फ्लुएंस करते हैं और वो अपने हिसाब से उनको उत्तर देते हैं। आपका उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। आप अपनी तरफ से चतुर बनते हैं कि उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से चतुर बनता है कि आपके ऐसे क्वेश्चंस जो उसके इमोशंस को टच करते हैं उसके उत्तर वो उतनी होशियारी से नहीं देना चाहेगा जितना आप डिमांड करते हैं। इसके लिए हम कई बार रेपिटेटिव क्वेश्चंस भी देते हैं। रेपिटेटिव क्वेश्चंस का मतलब है कि एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज में कुछ और लिखें, फिर 3-4-5 क्वेश्चन सिंपल देने के बाद फिर उस क्वेश्चन उसका क्वेश्चन का आंसर मिलने की आपको गुंजाइश नहीं होती, क्वेश्चन का नेचर या उसकी लैंग्वेज चेंज करने की। तो टूल्स एंड टेक्निक्स इसलिए मैं अब सब्जेक्टिव आंसर्स के अंदर क्वेश्चन है, इंटरव्यू, शेड्यूल और ऑब्जर्वेशन, ये सब की चीजें आती हैं सब्जेक्टिव के अंदर। तो ऑब्जर्वेशन आप आंखों से देख के आप पढ़ रहे हैं, आंखों से देख के आप उसका एनालाइज कर रहे हैं। वी कैन ब्रेक द पर्सनैलिटी थ्रू द आईज, वी ब्रेक द इमोशनल इंटीग्रिटी ऑफ द पर्सन थ्रू द आईज। और ये काउंसलर, जब हम काउंसलिंग करते हैं और गाइडेंस प्रोग्राम चलाते हैं तो ये एक्सपर्टीज, ये रैपर्ड बिल्डिंग के बाद आते हैं। इसलिए किसी भी टूल को इस्तेमाल करने के लिए एक बहुत अच्छा रैपर्ड का होना
बहुत जरूर होती है। रैपिड बिल्डिंग का क्या मतलब है कि फ्रेंडली सर्कल में आ जाना, मतलब सामने वाला आपके ऊपर पूरा भरोसा करके अपनी उन गोपनीय बातों को भी आपके साथ शेयर कर सके जो आप उससे अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूछ रहे हैं। क्लियर? और इसलिए टेक्निक्स आर ऑलवेज डिमांडिंग द स्पेसिफिक ट्रेनिंग ऑन द पार्ट ऑफ द टेस्ट। इसलिए जब हम प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की ऑब्जेक्टिव के अंदर सभी आपके स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आते हैं या सभी कंप्यूटराइज्ड टेस्ट आते हैं जिनको आप ईमेल करते हैं और जिनके अंदर आप रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड यूनिवर्सलिटी को आप कंफर्म करते हैं। क्या? ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, यूनिवर्सलिटी, इन चार चीजों को आप वैलिडेट करते हैं, मतलब कैलकुलेट करते हैं। ऐसे सभी टूल्स जो मार्केट में मिलते हैं और जिनको आप रिलायबल कहते हैं या वैलिड कहते हैं या यूजेबल कहते हैं या एम्प्लॉय करते हैं, ये सभी टूल रिलायबिलिटी और वैलिड टूल के नाम से मिलते हैं जिनको आप इस्तेमाल कर लेते हैं। परंतु ऐसा कुछ टूल्स के अलावा जनरली उसमें नहीं होता। ये विश्वसनीय बात आप मान लीजिए। और जब आप अपने टूल बनाते हैं तो इन चार क्वालिटीज को, चार एलिमेंट्स को उसमें डालेंगे, तभी आपका टूल रिलायबल होगा। तीसरी बात होती है, ये हुआ तो इसके अंदर जितने भी हमारे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, आप दो ग्रुपों में हम बांट लें ऑब्जेक्टिव टेस्ट को। नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट नेचुरली सब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर चले जाते हैं, पर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर आते हैं। और ऑब्जेक्टिव टेस्ट का मतलब यही होता है कि वो टेस्ट बच्चे के या बड़े के उसी क्षेत्र का मापन कर रहा है जिसके लिए उस टेस्ट का निर्माण हुआ है। जैसे टेस्ट बाकरमेदी, टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी, टॉरेंस, टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी, अल्जाइमर, टेस्ट ऑफ द बर्नआउट स्केल। आपने ढेर सारे स्केल और या मतलब ये प्रोफेसर लिख रहे हैं तो ढेर सारे नाम देते हैं, और ये ज्यादातर जो मार्केट में या दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज में या हमारे रिसर्च स्कॉलर्स जो हैं नए नए टेस्ट को इस्तेमाल करने के बाद उनको बेच देते हैं और वो मार्केट में आ जाते हैं। कई बार ये भी कहते हैं दे आर हायरिंग द cheapest person and they are translating the European tools and means putting into the market। ये भी आप ये काम करते हैं, इसलिए मैं इनकी आलोचना करता हूँ। अब आते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। इसी तरीके का जो प्रोमिनेंट है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आप जानते हैं, ये फ्लोडियन सिचुएशंस के अंदर तैयार की जाती है, चाहे वो रॉशाइन फ्लोर टेस्ट हो, चाहे थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट हो, चाहे चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट हो। आप जानते हैं इसके लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, इसके लिए फाइन स्किल्स चाहिए और इसके इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस के लिए आपको बहुत ही लॉन्ग एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है। इसलिए टेक्निक्स हमेशा टेक्निक्स आपके फाइनर स्किल्स और फाइनर ऑपरेशंस को या फाइनर एटीट्यूड को दर्शाती है। जैसे ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट टेक्निक्स के लागू होता है, आप टूल को आप एक टूल के अंदर भी फाइनल स्किल्स मैंने अभी बताया आप क्या है, अगर उसके नॉर्म्स को आप देखते हैं, एज नॉर्म, ग्रेड नॉर्म और इसके अलावा लोकल नॉर्म या ज्योग्राफिकल नॉर्म को देखते हैं और आप ईमानदारी से उस टेस्ट को इस्तेमाल करते हैं, तो ये उसकी पहली फाइनल टेक्निक स्किल है जो आप उसको टेस्ट करके आप उसको इस्तेमाल कर रही हैं या उस टूल के अंदर आप देख रही हैं। उसके बाद उसके हर टूल का एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस होती है कि आपको इतने मिनट तक इंस्ट्रक्शन देना है, इतने मिनट के बाद आपको इतने मिनट पे स्टॉप राइटिंग आपको खुद बोलना है और बच्चों को आपको सामान लेना चाहिए कोई। इसके साथ ही उसका और हाँ, बच्चे संभालने के लायक थोड़ी हो गए, छोटा मोटा काम करने लायक हो गए। ये आती है कि क्या आपने ये जज कर लिया है कि और क्या है, या चौथी बात ये आती है जब आप हॉल में जब आप किसी ग्रुप को दे देते हैं तो क्या आपने रेस्पोंडेंट्स के ऊपर जैसे एक जस्ट लाइक इन्विजिलेटर आपने कैटी नजर रखी है जैसे आप रिकॉग्नाइज कर सकें कि किस बच्चे ने किस ऑनेस्टी या किस बच्चे ने शायद ये सब और यही अंतर टेक्निक्स होता है। तो टेक्निक्स क्या होती है, वो फाइनल प्लेस होते हैं, फाइनल मैनिपुलेशंस होते हैं, फाइनल हैंडलिंग होती है किसी भी टूल की। एग्जाम्पल दिया कि टूल जैसे ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन हमारी आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोल करके एक मुहावरा दी ऑब्जर्वेशन उसको डायरेक्टली इन्वॉल्व करता है।
मीटिंग में टूल की से तरह ट्रेनिंग नहीं, मैम बच्चे टेक्निक की सिखाती तरीके हैं। से इन्वॉल्व होता है। इसलिए आप कितने कितने ऑब्जर्विंग थे, कितने कितने पार्टिसिपेंट के साथ इन्वॉल्वमेंट आपका कैसा है, रेकॉर्ड बिल्डिंग कैसा है, ये सब चीजें ऑटोमेटिकली रेकॉर्ड बिल्डिंग के अलावा तो आपको एक सिंपल पर्सनल भी अच्छा शायद उपलब्ध नहीं होगा। मतलब हम चीजों के अपने कोर्स वर्क के लिए, अपनी पीएचडी के लिए, डिसर्टेशन के लिए, या सिर्फ ये है कि टाइम स्लॉट के अंदर काम करने के लिए हम इतने उत्साहित होते हैं कि इन सब चीजों की तो ये वाली बात है। अगर हम ये टूल्स टेक्निक्स की बात हम आप बताते हैं कि हम जहाँ तक स्टैंडर्डाइज टूल्स की बात होती है, ऑब्जर्वेशन को भी हम स्टैंडर्डाइज टूल के तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इंटरव्यू को भी ये सब्जेक्ट टूल्स हैं, पर इनके अंदर भी ये ऑब्जेक्टिव कब हो जाएंगे, आप बता सकते हैं? कोई भी टूल कब होगा जब हम टूल के अंदर ये 4 एलिमेंट रख देंगे किसी भी चीज के अंदर, कि वो ऑब्जेक्टिव हो, मतलब उद्देश्य की पूर्ति करने वाला हो। दूसरी बात, उसके अंदर विश्वसनीयता हो। तीसरी बात, उसके अंदर वैधता हो। और चौथी बात, उसके यूनिवर्सलिटी हो या प्रैक्टिकलिटी हो, व्यवहारिकता हो। तो कोई भी टूल जो सब्जेक्ट के अंदर अभी हमने रखा था, वो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्टिव हो जाता है, या उसको आप कह सकते हैं कि ये स्टैंडर्डाइज्ड टूल हो जाता है। ठीक है? तो इस तरीके से हम एक नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टूल को या सब्जेक्ट टूल को हम स्टैंडर्डाइज्ड टूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पर तो उसमें परेशानियां क्या होती है, मैंने कल भी सैम्पलिंग में बता रहा था, जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे होते हैं, तो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हमें इन डेप्थ स्टडीज करनी होती है। इन डेप्थ स्टडीज करनी होती है, इसलिए हम वो काम कर रहे होते हैं, अदरवाइज हम उस काम को नहीं कर सकते। उत्सव सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो इस तरीके से हम नॉन स्टैंडर्डाइज या सब्जेक्ट टूल को थोड़ा सा एफर्ट डालने के बाद हम स्टैंडर्डाइज टूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और तो स्टैंडर्डाइज टूल में कन्वर्ट करने के लिए उसके अंदर मैंने पहले बताया, इन 4 एलिमेंट्स को, 4 क्वालिटी एलिमेंट्स को डालना बहुत जरूरी होता है। ये बात तो एक सिंपल बात अभी टूल्स की हुई आपका और इसके बाद एक बात और आती है टूल्स के अंदर जब हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जानते हैं कि ज्यादातर सिचुएशंस में हम लोग क्वेश्चनियर्स को इस्तेमाल करते हैं, प्रश्नावलियों को इस्तेमाल करते हैं। और प्रश्नावली के लिए कहा जाता है कि इट इज जस्ट लाइक एग्जामिनेशन की तरह, इसको कहते हैं इट इज द एसेंशियल इवन फॉर ऑल द रिसर्चर्स। एक आवश्यक बुराई के तरीके से हम क्वेश्चन को इस्तेमाल करते हैं कि लोग शेड्यूल नहीं इस्तेमाल करना चाहते, लोग इंटरव्यू नहीं इस्तेमाल करना चाहते, लोग ऑब्जर्वेशन को नहीं इस्तेमाल करना चाहते। लोग या तो दो ही चीज काम करना चाहते हैं, या तो इनको तो वो डिस्कार्ड करते हैं कि ये सब्जेक्ट टूल्स हैं और इनके स्टैंडर्डाइजेशन के लिए कोशिश नहीं करते। दूसरी बात, वो जो कोशिश करते हैं वो उन भार्गव या मानसाइन दिल्ली की उन किताबों के ऊपर बैंक अपॉन करते हैं जिन किताबों की लंबी श्रृंखलाएं दी होती हैं और पब्लिकेशन ऑफ द ईयर के नाम से वो देते हैं, एक बात ये आती है। तो ये है, जब हम क्वेश्चनियर का अंदर आपको ध्यान रखें, मैं मोटी मोटी सी बात करूं, क्वेश्चनियर बनाना बच्चों को या बड़ों को भी नहीं आता। क्वेश्चनियर का अंदर भी आप कई तरह की वैलिडिटी को डालना होता है, तब जाके एक क्वेश्चन तैयार होता है। और मीन्स ये आप ये समझे, विदा के समय किसी को सब्जी वाले से नोट लेके किसी को 500 रुपए का नोट विदा में किसी भी अपने रिश्तेदार बच्चे को दे देना, और एक अच्छे से लिफाफे के अंदर पैसे रख के दे देना, चाहे वो 500 नहीं 100 रुपए ही क्यों ना हो, शायद जमीन और आसमान कर दे। शायद इसलिए लिफाफों में हम न्यू करेंसी रख के देते हैं, वो सब्जी वाले से वो जो उसकी सब्जी से बिका हुआ नोट होता है शायद ही कोई रखता हो, या रखता है तो ये उसकी खुशी की बात। यही चीज होता है। इसका क्या मतलब है, नोट की वैल्यू कम नहीं है, नोट का कंटेंट भी वैल्यू है, नोट का मूल्य भी कम नहीं है, पर नोट का फेस वैलिडिटी 0। फेस वैलिडिटी, हम सभी लोग अगर टीचर से तो टीचर लाइफ हम क्लास में अपने को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सुबह बिना मुंह धो के क्लास में खड़े हो जाएं या जैसे थे वैसे क्लास में चले जाएं। ये फेस वैलिडिटी होती है, किसी भी टूल की फेस वैलिडिटी होती है। फेस वैलिडिटी का मतलब है कि उसका मेकओवर अच्छी तरीके से करना चाहिए। फेस वैलिडिटी से तात्पर्य है कि ऊपर सबसे पहला पेज आपको ब्लैंक होना चाहिए। आपका टूल का नाम क्या है, आप कौन रिसर्चर हैं, आप किस संस्था से जुड़े हैं,
और आपका मंतव्य क्या है और इंस्ट्रक्शंस क्या देने का। क्वेश्चन भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इतनी सी बातें आपको फ्रंट पेज के ऊपर आपको देनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको रिकॉग्निशन मिलता है, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, और आप किस इंस्टीट्यूशंस को बिलोंग करते हैं उसके साथ आपका आइडेंटिफिकेशन होता है। अगर आप अपने टीचर का नाम देते हैं या आप अपने सुपरवाइजर का नाम देते हैं तो उनको भी शायद इज्जत बख्श। ये बात सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसी का नाम होता है फेस वैलिडिटी। इसके बाद आप आइए दूसरे तीसरे चौथे पन्ने पे, आप जितना बड़ा टेस्ट है और उसको एक छोटी सी बुकलेट के अंदर तैयार कीजिए तो वो टूल होता है। जैसा कि मार्केट में कमीशन होता है तो वो टूल जनरली आप लोग क्या करते हैं कि 2 पन्ने लिए, ऊपर टूल का नाम लिखा, इंस्ट्रक्शन जनरली कोई लिखता नहीं है और वो टूल आप मार्केट में सप्लाई कर देते हैं या रेस्टोरेंट्स के पास ले जाते हैं। तो वो जब टूल का आपका जब छोटी छोटी जगहों पे पैकेजिंग के ऊपर आप बहुत ध्यान देते हैं तो टूल का क्या फेस वैलिडिटी के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। हम आप खुद के ऊपर ध्यान देते हैं तो टूल की फेस वैलिडिटी को अगर ध्यान नहीं देंगे तो कोई भी मीन्स कहना चाहिए उसका एक्सेप्टेंस कम हो जाता है, उसकी ग्राह्यता कम, उसकी कार्यता कम हो जाती है। इस बात का आप ध्यान रखिए। दूसरी बात आती है कंटेंट वैलिडिटी कितना है क्वेश्चनियर का। क्योंकि नेसेसरी इवन मैंने कहा ज्यादातर लोग क्वेश्चनर इस्तेमाल करते हैं, प्रश्नावलियां, और प्रश्नावली क्या है कि यहाँ क्वेश्चंस को एक सीरीज में लिखा जाता है। कंटेंट वैलिडिटी का मतलब है क्वेश्चंस बड़े नहीं होने चाहिए, भाषा और सेंटेंसेस बड़े नहीं होने चाहिए, बहुत छोटे होने चाहिए, रिदम में होनी चाहिए, मतलब भाव प्रवण होनी चाहिए, प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए, और साथ ही साथ इमोशनल शॉक से बचाने वाली होनी चाहिए। ऐसा ना हो कोई सेंटेंस आप ऐसा लिख दें जिससे इमोशनल शॉक लगे तो भी बात आपकी बिगड़ जाती है। ये सब बातें आपको बहुत गहरे से ध्यान में रखनी चाहिए जब आप प्रश्नों का निर्माण करते हैं। उसके अलावा आपको टाइम का ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चनों के क्वेश्चन, क्योंकि कई बार जो न्यू बिगनर्स होते हैं वो बहुत एम्बिशियस होते हैं, वो समझते हैं 50, 60, 70 क्वेश्चन को सेटिस्फेक्शन नहीं था, 100 क्वेश्चन तक रख देते हैं। ऐसा नहीं है। 100 क्वेश्चंस में आपको ज्यादा अच्छा आंकड़े प्राप्त होंगे ऐसा कभी सोच के मत चलिए। जो 100 क्वेश्चंस का काम आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, जबकि बशर्ते आप उसके उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अच्छा क्वेश्चन तैयार करने की कोशिश करें। इसलिए उसको आप जब एडवांस में पायलट स्टडी करने से पहले जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं, जो भी आपके मित्र होते हैं, जो अच्छे रिसर्चर्स होते हैं, उनसे आपको क्रिटिकल एनालिसिस करा लेनी चाहिए आइटम्स की। और आइटम्स का रेपिटेटिवनेस नहीं है, पुनरावृत्ति का पूर्ण अभाव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक सेंटेंस में जो आप पूछना चाह रहे हैं वो दूसरे तीसरे सेंटेंस लग रहा है तो वही चीज आप ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ये तो क्वेश्चन प्रश्नावली के साथ आपको बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। इसलिए नेसेसरी इविल इसलिए कहा है कि लोग इसको बड़ा कस्टमरी फैशन में, जैसे कि दाल रोटी खाते हैं वैसे इस्तेमाल अनुसंधान में कर लेते हैं। पर दाल रोटी भी आप एक ही दाल, एक ही रोटी तो एक तरह की खा सकते हैं, पर दाल एक ही तरीके की मतलब पूरे 300 दिन आप नहीं खाते, दाल भी बदल बदल के खाते हैं। इसीलिए क्वेश्चनर्स के अंदर भी वैरायटी ऑफ आइटम्स हो, भाव की और भाषा की प्रवाहता हो, भाषा शुद्ध हो पर क्लिष्ट ना हो, और साथ साथ समय की उपलब्धता कितनी है, आप कितने समय में बच्चा मतलब बोर नहीं होगा, और साथ साथ ऐसे जो उसके संवेगों में चोट करने वाले प्रश्नों का अभाव, नितांत अभाव होना चाहिए। ये कुछ बातें क्वेश्चन ये क्वेश्चन तो आप नेचुरली आप या तो मीन्स मोबाइल और लैपटॉप के माध्यम से प्रेषित कर देते हैं या खुद जाके क्लास में लगवाते हैं, वही साधन है। जब हम लोग थे तब ईमेल क्वेश्चनर्स और नॉन ईमेल क्वेश्चनर्स की बात हम किया करते थे। तो आज का जमाना तो मेल क्वेश्चनर का बहुत बढ़ गया है, और नई एडवांस टेक्निक्स के आने के बाद लोग और समय कम होने के बाद आप इसके ऊपर भरोसा करने लगे। जब सेकंड आता है शेड्यूल की बात करते हैं। शेड्यूल क्या है? अनुसूची किसे कहते हैं? अनुसूची जो सूची को फॉलो करे उसका नाम होता है अनुसूची। जो सूची को फॉलो करे, जो अनुसरण करे सूची का, उसको कहते हैं। और सूची का मतलब कि एक पर्टिकुलर लिस्ट का जो अनुसरण करता है उसको हम अनुसूची कहते हैं। और ये शेड्यूल क्या है? क्वेश्चनियर को आप अगर इंडिविजुअली दें और सामने वाले से बैठ के प्रश्न स्टेप बाय स्टेप प्रश्नों के उत्तर लें और स्वयं नोट करें तो वो प्रश्नावली ही अनुसूची बन जाती है। इसलिए इसका नाम शायद अनुसूची रखा गया।
इसलिए इट इज नॉट ए डिफिकल्ट। ये सिर्फ पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अनुसूची एक पॉपुलेशन होती है जो मीन्स डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनके साथ अनुसूची ज़्यादा काम करती है। जो इलिटरेट पर्सन हैं उनके साथ ज़्यादा काम करती है। इसके अलावा जो पढ़ लिख नहीं पाते किसी भी कारण से, हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करती है। चौथी बात, जो आपकी भाषा के जो आपकी भाषा को समझते हैं और भाषा में उत्तर दे सकते हैं, उनके लिए काम। तो ये सिचुएशनल है, ये डिपेंड करता है कि आप कुछ नहीं, परंतु ये टाइम टेकिंग। यू कैन पुट द क्वेश्चन फॉर ए वन पर्सन एट ए टाइम। इसलिए जहाँ टारगेट सैम्पलिंग होती है, टारगेट सैम्पलिंग का मतलब होता है जहाँ सैंपल में आने पर जैसे डिसेबल्ड चिल्ड्रन में, इसके अलावा कोई क्लिनिकल पेशेंट या क्लिनिकल केसेस हैं, तो उन केसेस में क्योंकि आपके पास एक टारगेट सैंपल होता है, उसमें से आप सैंपल आप रैंडमाइज नहीं कर सकते। ऐसी पॉपुलेशन के साथ आप शेड्यूल को शुरू करते हैं। तो शेड्यूल में दो बातें होती हैं कि आपका ऑब्जर्वेशन बहुत क्रिटिकल होता है जो एज ए टेक्निक काम करता है, साथ साथ आप प्रश्नों के उत्तर खुद लेते हैं और प्रश्नों के उत्तर आप हमेशा नोट डाउन करते चलते हैं। कई बार एक बात इसमें से डाउन करने की भी हमको साथ रेस्पोंडेंट से परमिशन लेनी होती है। फिर कई बार ये होता है कि जब अगर रेफर पुअर होता है तो सामने वाला ये समझता है जाने ये हमारे बारे में क्या रेफर है। जैसे गवर्नमेंट के बहुत से अब तो कमी होते हैं लेकिन ऑनलाइन सबसे हो गया। पहले मीन्स जनसंख्या का सेंसस होती थी, उनसे बात होती थी, घर में सदस्यों की संख्या पूछी जाती थी, आपके इकोनॉमिक स्टेटस पूछा जाता सेंसस के लिए। तो लोग कई बार पूरे आंकड़े सही नहीं बताते थे, जो हिचकते हैं कि जाने ही ना आंकड़ों का क्या होगा या क्या करेंगे इस तरीके से। तो ये हिचक भी आपको निकालनी होती है। तो ये शेड्यूल की बात होती है। शेड्यूल के बाद एक टूल आता है चेकलिस्ट। ये भी सब्जेक्टिव टूल है और इसको हमें स्टैंडर्डाइज नहीं करते। चेकलिस्ट को हम धोबी की सूची भी कहते हैं। आज भी जब अगर धुलवान के कपड़े हम नहीं धुलवाते वो तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में सभी का नाम हो जाते हैं, हम प्रेस करवाने के लिए फिर भी देते हैं। तो कई बार कुछ गृहिणियाँ या कुछ घर के सदस्य ऐसा भी करते हैं कि आपको नंबर ऑफ क्लोथ्स को आप नोट कर लेते हैं किसी डायरी के ऊपर कि हमने आज इतने कपड़े दिए जब महीने का हिसाब करना होता है और इस मद में कपड़े दिए। तो इसको हम चेकलिस्ट क्या क्या होता है कि कौन सी चीज़ अवेलेबल है या क्या क्या आपने देखा। चेकलिस्ट जब आप जितने भी एनसीटी के सर्वे होते हैं और नेक के सर्वे होते हैं तो वो चेकलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे मदों के अलावा चेकलिस्ट जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, लाइब्रेरी की बात होती है, लेबोरेटरीज की बात होती है, नंबर ऑफ बुक्स की बात होती है, प्ले ग्राउंड की बात होती है या दूसरी बात होती है, तो एनसीटी मीटिंग्स जब भी आती हैं तो वो यही काउंट करती है हाउ मेनी इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स फैसिलिटीज हैज बीन प्रोवाइडेड the students in particular institution। तो ये चेकलिस्ट क्या है? चेकलिस्ट whether it is available or whether it is not available, इस चीज को बात करते हैं। इसके अलावा ये ऑब्जर्वेशन मैंने पहले बताया, ऑब्जर्वेशन भी एक हमारा काम करता है। इन डेप्थ स्टडी जहाँ हम फिनोमेनोलॉजिकल स्टडीज करते हैं, यहाँ एथनोग्राफिक स्टडीज करते हैं, यहाँ ग्राउंड वर्क मेथोडोलॉजी से स्टडीज करते हैं। मीन्स जितने भी हम क्वालिटेटिव स्टडीज करते हैं वहाँ पे ऑब्जर्वेशन सबसे बढ़िया टूल काम करता है। और ऑब्जर्वेशन को हम कई तरीके से टेक्निक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जर्वेशन को इस्तेमाल करने के भी कई तरीके होते हैं। ऑब्जर्वेशन कई बार हम साथ बैठ के करते हैं, कई बार हम ग्रुप से दूर रह के भी करते हैं, कई बार हम ग्रुप उस ग्रुप के अंदर मिक्स होके मतलब उसके रहन सहन तौर तरीके के साथ हम आत्मसात करके हम उनका ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो उस आधार पर ऑब्जर्वेशन टेक्निक के भी कई तरह के पार्ट्स बन जाते हैं, जिनको यहाँ शायद बताना मैं आवश्यक नहीं समझता। और ये सब जनरली चीजें हैं जो टूल्स हैं। एक बात और इसके साथ में बताता हूँ, ये सभी जो टूल्स हैं सोशल साइंस के टूल्स ज्यादातर डिफरेंट डिसिप्लिन से आए हुए हैं। कुछ ज्यादातर टूल्स साइकोलॉजी से आए हुए हैं, कुछ मैनेजमेंट से आए हुए हैं, कुछ टूल्स मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड से आए हुए हैं, और कुछ टूल्स जो हैं डिफरेंट प्योर साइंस जैसे एक्सपेरिमेंटल मेथड्स जो आप डिजाइन बनाते हैं वो हमें प्योर साइंस से ली हुई है, जो सोशल साइंस और उसके साथ में साइंटिफिक। तो ये सब बातें हैं। जब ऑब्जेक्टिव टूल की बात मैंने पहले बता दी कि जितने भी हमारे जितने भी आप देखते हैं या स्टैंडर्डाइज के नाम के अंदर आप इस्तेमाल करते हैं उनको हम मानकीकृत टूल कहते हैं। और इनके अंदर हम ये सुनिश्चित करते हैं कि इनके अंदर जो मैंने 4 एलिमेंट्स बार बार आपको बताए, तो
चारों एलिमेंट्स अपनी ऑप्टिमम क्वांटिटी में मौजूद हैं, जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं होती। और आप उनको डायरेक्ट हैंडल कर लेते हैं। आप ये समझते हैं कि मेरे हाथ में सोने का सिक्का है और मैं इसको कहीं भी चला सकता हूँ, उस तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं। पर कई बार ये सोने के सिक्के की तरह चमकदार हो सकते हैं, पर उनमें सुंदर या विश्वसनीय नहीं होते। तीसरी बात, प्रोजेक्ट टेक्निक्स की ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो इस क्षेत्र से बहुत बाहर है। अगर रोशाइन प्लॉट की बात करूँगा तो वो एक सेशन नहीं, कई सेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट की बात करूँगा तो उसके लिए भी कई सेशन, तो इतने शॉर्ट सेशंस में नहीं होते। कभी कोई बात, कभी मौका आएगा प्रोजेक्ट टेक्निक्स का, नो डाउट दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी रिजल्ट delivering techniques, although these are means labeled as an unconscious exploration of the mind, but these are the genuine और most of the time clinical cases के अंदर, disabled cases के अंदर, psychopath cases के अंदर, काउंसलिंग के अंदर, गाइडेंस के अंदर हम, और या केस स्टडीज के अंदर, क्रिमिनल केस स्टडीज के अंदर हम इन प्रोजेक्ट टेक्निक्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं और इनके रिजल्ट्स भी काफी प्यारे। ये सब बातें हैं जो मैं इसके बारे में बताना चाहता था। और मैं यही समझता हूँ कि इनके सुपाल मेरा लगी थी बैग इसके में। बारे में शेयर किया। और हमरा तो मारे नहीं, आप तुम अगर आजाद कुछ हो पूछना चाहते हैं मम्मा, और एक साल तो के मैं लिए। कुछ भी बताने के लिए आपको तैयार हूँ। मामा तो कभी आप हम पूछिए, मैं बताऊँ हम चाहते तो ज़्यादा इन अच्छा है। पूरी रामायण शिल्पी जी, अब कोई बच्चा ऐसा पूछना चाहे तो आई एम रेडी टू टॉक एंड डिलीवर द थिंग्स यस इन अ राइट वे। यस सर, अब ऐसे आपका सेशन इतना अच्छा होता है, मैं बड़े ध्यान से सुन रही थी। कोई क्वेरी मुझे लग नहीं रही है, बट स्टिल आई रिक्वेस्ट टू ऑल पार्टिसिपेंट्स, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है। क्वेरी नहीं तो इसके मतलब दो ही होते हैं, या तो समझ नहीं आया, या बहुत सरल है, या बहुत बेकार है। दो ही बात, दो रिजल्ट्स निकलते। ये सब सही कह रहे हैं सर। कोई भी अगर अप्रिशिएट करना चाहे, एक्चुअली सर सभी फैकल्टी ही हैं। अच्छा, नहीं, बहुत और अच्छी बात है। पार्टिसिपेंट तो बहुत सुंदर है और इसलिए मैंने बताया, कोई भी परंतु पार्टिसिपेंट्स की फैकल्टीज की इंक्वायरी हो तो ज़्यादा मतलब बोलने वाले को भी मजा आता है कि वो एलोबोरेट कर सकता है, क्योंकि बोलने वाले ने अपने अनुभव से या अपने ज्ञान से जितना बोल दिया। बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको हम 7 मिनट में कवर नहीं कर पाते। बहुत सी चीज़ें हैं कि हम ज़्यादा डिस्कस अच्छी तरीके से कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, और सेशन रियली वेरी फ्रूटफुल है। और फिर भी अगर किसी को क्वेरी है तो आप कर सकते हैं। 2 लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है, आई डोंट नो वो अपनी अटेंडेंस बता रहे हैं या उनको कुछ क्वेश्चन करना है। ये डॉक्टर जे हैं या Hello. हेलो, यस Yes, प्लीज। sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग Myself, Dr. Jyotsna Gaur. जी। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि शेड्यूल में हम फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं और क्वेश्चन नहीं, एक मिनट, शेड्यूल में हम फेस टू फेस इंटरेक्शन करके अपने आंसर देते हैं। हाँ जी। हाँ, तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि इंटरव्यू और शेड्यूल में क्या डिफरेंस है बेसिकली, इंटरव्यू एंड शेड्यूल में। अच्छा, हाँ, इंटरव्यू में क्या होता है, शेड्यूल में जो होता है, सबसे बड़ी बात आप समझे, इंटरव्यू शेड्यूल में ये अंतर है। इंटरव्यू में आप एक्सटेम्पोर क्वेश्चंस पूछते हैं, ओके सर। एक्सटेम्पोर है, और शेड्यूल में आपके पास दोनों बातें हो सकती हैं। मैंने पहले एक प्रश्न के ऊपर आप जरा ध्यान दिया होगा आपने, योजना दी। मैंने ये कहा था कि किसी भी हम सब्जेक्टिव टूल को, जैसे इंटरव्यू और क्वेश्चनर है, उनको हम स्टैंडर्डाइज टूल में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर उनके अंदर हम मैक्सिमम मैक्स ऑब्जेक्टिविटी कर दें, उनकी रिलायबिलिटी को हम कैलकुलेट कर लें, वैलिडिटी कैलकुलेट कर लें, और उनकी प्रैक्टिकलिटी को हम जान लें, तो वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ठीक है। और इंटरव्यू और शेड्यूल में अंतर योजना जी ये है, बेसिकली इंटरव्यू के अंदर, दोनों के अंदर, वैसे ऐसी बात नहीं है, मतलब कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। शेड्यूल में शेड्यूल जो बना हुआ है वो खास पॉपुलेशन के लिए बना है। मैंने पहले बताया ना, जो इलिटरेट होते हैं, जी सर। जो डिसेबल्ड होते हैं, जो क्लिनिकल केसेस होते हैं,
या जो साइकोपैथ्स होते हैं उन केसेस के लिए हम ज्यादातर शेड्यूल का इस्तेमाल करते हैं, मतलब ऐसे टारगेट सैंपल्स जिनको हमें लगता है कि वो क्वेश्चनर्स को या तो भर नहीं सकते या भरेंगे तो जवाब आपको जो आपका जो पर्पज है वो सॉल्व नहीं होगा, उनके साथ हम शेड्यूल को इस्तेमाल करते हैं। ओके सर। ठीक है। Okay, sir. और इंटरव्यू का तात्पर्य ये होता है, इंटरव्यू भी दो तरह के इंटरव्यू होते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, एक नॉन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। हाँ, जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है वो ऑटोमेटिकली स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू हो जाता है। तो उसके अंदर भी जो प्रश्न है आपके पास, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के अंदर प्रश्न आपके पास एडवांस होंगे, टाइम एडवांस होगा और आपका सीक्वेंस एडवांस होगी, मतलब सब चीजें आप प्री डिसाइडेड करेंगे, कितने क्वेश्चन होंगे, उनका कितना टाइम लगेगा, कितनी देर आप बैठेंगे, कितने प्रश्नों के उत्तर लेंगे और उससे अनुमति लेंगे रेस्पोंडेंट से कि मैं लिखूं या नहीं लिखूं, ये सब बातें होंगी। तो ये वाली बातें आपको पहले तो वो स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा। नॉन स्ट्रक्चर्ड तब होगा या सब्जेक्टिव तब होगा जब आप, जैसे मैं और आप आमने सामने बैठे, आप बस में ट्रेवल कर रही हो, मैं आपसे एक्सटेम्पोर पूछ रहा हूँ कि आप कहाँ रहती हैं, कहाँ काम करती हैं, कितने बच्चे हैं, घर में कौन कौन है, लाइक दैट इज एक्सटेम्पोर। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरव्यू एंड शेड्यूल। शायद आप पिकअप कर सके होंगे मैंने जो बात बताई। बिल्कुल सर, मैंने ये पिकअप करा है, जिसको कुछ प्रॉब्लम है या जो इलिटरेट है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो फिर हम शेड्यूल यूज करें। हाँ, और इसके अलावा एक चीज और है, जैसे विज्ञापन है, आजकल आपको माने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का विज्ञापन करना है, पतंजलि को अपना विज्ञापन करना है, तो उसमें भी शेड्यूलिंग का हम इस्तेमाल कर लेते हैं कि आपका जो आप विज्ञापन देखते हैं, विज्ञापन इन द सेंस के ओपिनियन, जो ओपिनियन के ऊपर कंसर्न होते हैं, वहाँ भी हम कई बार शेड्यूल का इस्तेमाल कर लेते हैं। आपने देखा अब न्यूज पेपर्स में आजकल वोटिंग के ऊपर भी आ रहे थे, तो कुछ शेड्यूल थे कि ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं और आप क्या करेंगे। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और डिफरेंट जो पार्टीज हैं वो डिफरेंट तरीके के अपना, उनको हम रफली शेड्यूल कर सकते हैं। क्वेश्चनर तो नहीं दे रहे वो, पर रफली शेड्यूल कर सकते हैं कि वो आंसर्स लेना चाहते हैं, या मतलब अभी वोटिंग का जो कैलकुलेशन होगा, जो लोग ये न्यूज पेपर्स वाले कहते हैं, वो भी एक शेड्यूल के आधार पर जो आप बात करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, वो भी एक शेड्यूल और इंटरव्यू का हिस्सा है। सर एक क्वेश्चन और था, जैसे आपने बोला कि आजकल हम कमर्शियलाइज